सूरत ने इतने नए नए फैब्रिक के इनोवेशन दिए हैं, नई नई मशीनरी एडॉप्ट की है। मैं सूरत में देखता हूँ किसी भी कंट्री का, किसी भी शहर का मैन्युफैक्चरर होगा, अगर उसे फैब्रिक चाहिए तो उसे सूरत आना ही पड़ेगा। क्या देखते हैं सर, सूरत के अंदर गारमेंट इंडस्ट्री है। सर एक उभरता सितारा है, और जब सूरत किसी चीज में ऐड होता है ना, तो उसकी जो गति है, अगर प्लेन ऐसे उड़ता है ना तो उसकी गति अलग होती है, रॉकेट की गति सीधी होती है। तो ये रॉकेट की गति से ऊपर स्पीड से बढ़ेगा। क्या मानते हैं सर, सूरत के जो व्यापारी है, सूरत का मार्केट रिस्क लेने में बहुत आगे है, नयापन लाने में बहुत आगे है। वो ट्रेंड के साथ इतना जल्दी बदलते हैं जिससे वो बाकी सब मार्केट को कवर कर पाए। आपको बड़ा खेलना है ना, तो आपको यहाँ पे बहुत खिलाड़ी मिल जाए। फ्रेंड्स एजेंसी जो नाम पड़ा, दो मेरे दोस्त इसके साथ जुड़े, तब जाके हमने एक नाम सोचा और नाम रखा फ्रेंड्स एजेंसी। क्या सोचते हैं सर टेक्सटाइल उत्सव के बारे में और उनके एग्जीबिशन के बारे में? मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज लक? सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के साथ होना, ये लक है। आज आप सोचिए, इंडस्ट्री के 125 सप्लायर जो टॉप मोस्ट हैं, जो नया क्रिएशन लाते हैं, जिस जगह पे हो उस जगह को आप क्या मानेंगे? सही जगह। तो ये टेक्सटाइल उत्सव आता है तो लोग नए इनोवेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, हर कोई लग जाता है। उसी में से 4 चीजें कुछ नई आ जाती हैं, चलने लगती हैं और लोगों का व्यापार चल जाता है। दिवाली तक की जो सीजन है, उसमें सबसे बड़ा बूस्ट देने का काम टेक्सटाइल उत्सव करता है। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में हम हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उन हस्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने विजन से एक अलग मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज टेक्सटाइल उत्सव और सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के सहयोग से हमने अहमदाबाद के फ्रेंड्स एजेंसी के श्री गिरीश भाई मुलानी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी बिजनेस जर्नी के बारे में और उनकी सोच के बारे में कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सूरत की, अहमदाबाद की और पूरे देश की ग्रोथ किस नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन श्री गिरीश भाई। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं टेक्सटाइल उत्सव और सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मेरे पास जो कुछ नॉलेज है या मैंने आज तक जो इस मार्केट से मिला है, वो मैं कुछ सर्व कर पाऊँ या अपनी जर्नी से किसी को इंस्पायर कर पाऊँ। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सर गिरीश भाई, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम लोग हैं ना सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सटाइल उत्सव सूरत के अंदर फैब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा एक एग्जीबिशन का एक पार्ट हो गया है सूरत के अंदर, वो रीढ़ बन चुका है यहाँ। तो हम मिलके एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से सूरत के अंदर जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको हम अच्छे अच्छे स्पीकर से कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें यहाँ पे करें। उसी कड़ी में आपके बारे में बहुत सुना सर, फ्रेंड्स एजेंसी के बारे में, इसीलिए हमने स्पेशल आपको आमंत्रित किया और आप अहमदाबाद से आज पधारे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं सबसे पहले हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग, जितने व्यापारी आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे आपको कनेक्ट करवाने के लिए ये जानना चाहूँगा कि सर फ्रेंड्स एजेंसी यहाँ तक आने का आपका सफ़र क्या था? सर सफ़र की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा है। शुरुआत 2011 से हुई है। पापा का कपड़े का ही बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग था। पहले साड़ी का था, फिर सूट ट्रेडिंग का था। उन्होंने अपना पूरा जीवन बचपन से लेके अभी तक उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट को दिया है, तो उनका एक बेस बना हुआ था नाम का। तो 2011 में मैंने शुरुआत की और फ्रेंड्स एजेंसी जो नाम पड़ा, वो एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। दो मेरे दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड्स इसके साथ जुड़े, तब जाके हमने एक नाम सोचा और नाम रखा फ्रेंड्स एजेंसी। तो एक हमारी दोस्ती की एक जो यूनिटी है, वो भी उसके अंदर झलकती है। और हमारा मेन मकसद रहता है कि अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, उनको हम अलग अलग सिटीज़ के फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं। पहले कुछ इतना खास विज़न नहीं था कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, पर धीरे धीरे टीम जुड़ती गई, दोस्त जुड़ते गए और एक ये कारवां है जो अभी 48+ लोगों का
हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम साथ में काम कर रहे हैं। सर बहुत ही बढ़िया लगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक बड़ी सफलतम एजेंसी की शुरुआत का जो आपने बताया कि फ्रेंड्स एजेंसी का नाम 3 दोस्तों ने मिलकर किया। मैं आपके मुंह से तीनों दोस्तों के नाम जरूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि सफलता के इसमें आज समझ लीजिए तीनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उनका नाम जरूर सुनना चाहूँगा। सर वो मैं बताऊं आपको, मेरा नाम जैसे कि गिरीश मुलानी जो आपने बता दिया, बाकी जो मेरे फ्रेंड हैं नितेश लालवानी और राकेश माखीजा, हम तीनों ने मिलकर एक सपना देखा है। आज मैं आपको वो सपना भी शेयर करना चाहूँगा कि लोग टीम रखते हैं ना तो एक्सपीरियंस वाली टीम ढूंढते हैं कि एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, काम अच्छा करेगा, पर हमारा प्लेटफॉर्म फ्रेशर को ढूंढता है। क्या बात है। ऐसा बंदा जिसे काम की नीड है, सिखाएंगे उसे हम, क्योंकि हमारी एजेंसी का जो कल्चर है, हमारी एजेंसी के जो संस्कार हैं, अगर वो फ्रेशर होगा तो ही हम उसको दे पाएंगे। तो हम फ्रेशर ढूंढते हैं। और एज ग्रुप जो है हमारा, सबसे बेहतरीन चीज़ वो है कि आज टिल मैं देखूंगा तो हमारा जो एज ग्रुप है 25 से लेके 35 तक ऑल कंप्लीट। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो एक पावरफुल और एनर्जेटिक जो इंडिया का मेन बोल सकते हैं कि आज यंग जनरेशन, तो यंग जनरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा विज़न है कि हम 100+ ग्रोथ पार्टनर के साथ उससे कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आप यंगस्टर, तो मेरे को आप भी एकदम युवा लग रहे हैं सर। जैसा कि आपने बताया कि 2011 में फ्रेंड्स एजेंसी स्टार्ट हो चुकी है, 15 साल आपको हो चुके हैं। तो मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ सर? कितनी उम्र है अभी आपकी? सर मेरी एज है 34। ओ माय गॉड, यानी 21 साल की उम्र में जब लोग अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल होते हैं, पढ़ाई चल रही होती है, एजुकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, उस समय आपने अपना ये विजन देख लिया। यस सर बहुत बड़ी बात है ये, समझ लीजिएगा आप हमारे कह सकते हैं कि इसीलिए आपकी टीम में भी आप हमेशा यंगस्टर को पहल दे रहे हैं, क्योंकि आपने 21 साल की उम्र में अपना कैरियर की शुरुआत कर दी और मात्र 10 साल के अंदर ये सफलता पाई। सर सफलता के पीछे भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर एजेंसी की यूएसपी होती है, हर एजेंसी की सीमा होती है कि वो क्या क्या वर्क करते हैं, कौन कौन से। जैसे आपके बारे में सुना है कि अहमदाबाद के अंदर आप पूरे इंडिया के फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर जितने भी है, उन अलग अलग मंडी के लोगों को कपड़ा, व अहमदाबाद के जितने भी आपके गारमेंट के मैन्युफैक्चरर, उनको आप फैब्रिक्स दिलवा रहे हैं। तो सर कौन कौन सी मंडी के कपड़े आप वहाँ पे बाइंग करवा रहे हैं लोगों से? सर मैं फैब्रिक की बात करूं तो इंडिया के अंदर जितनी भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर मंडियां हैं, उन सबका फैब्रिक हम अहमदाबाद दिलाते हैं। एग्जांपल, आज सूरत कपड़े का हब है, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, पाली, राजस्थान, ऐसी काफ़ी सारी मंडियां हैं। जैसे मेरठ, छोटी छोटी मंडियों में अलग अलग उनकी क्वालिटी है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो उसका जो हमारा मेन मोटिव एक रहता है, हमारे जो कस्टमर है ना, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। आप कोई भी बिजनेस देख लेंगे, अगर आपने बिजनेसमैन की प्रॉब्लम समझ ली तो आप उसका काम इजीली कर सकते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट जल्दी कर। हमने देखा कि फैब्रिक आज के टाइम के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, तो फैब्रिक का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि रोज़ कुछ नया चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करेगा या नए नए कपड़े सोर्स करेगा अलग अलग सिटीज़ में, तो अलग अलग सिटीज़ के फैब्रिक हम एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए, तो हमारे कस्टमर को दुकान पे बैठे बैठे हर एक सिटी के फैब्रिक मिल जाते। सर फैब्रिक्स की जैसे आपने बात की, तो आज हम सूरत में बैठे हैं और सूरत टेक्सटाइल का हब कहलाया जाता है, बराबर ना? तो जैसे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके कैरियर के अंदर जब आपने शुरुआत की थी, तब सूरत क्या था, आज सूरत क्या है? सर सूरत ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और मैं आपको बता दूं, मैं जब सूरत पहली बार आया था ना, तो मुझे याद है कि मैं टिकट निकलवा के आया था आने और जाने की। पर यहाँ पे इतना बड़ा काम देखकर, एक जो एज भी आप मेरी तब छोटी थी, तो देख सकते हैं कि एक फियर था। तो इतना बड़ा मार्केट, एक खाली एक आर्केड मार्केट में गया तो इतनी बड़े देख के तो मुझे तो थोड़ी घबराहट हो गई। मैं 2 लोगों से मिलने आया था, एक से मिला, तुरंत वापस स्टेशन चला गया और अहमदाबाद बड़ौदा तक मैं खड़े खड़े चला गया था। इतना बड़ा काम हो सकता है। बराबर। तो ये है सूरत।
हाँ हाँ हाँ। और उसी ने मुझे इंस्पायर किया। और आज हमारी एजेंसी की ऑफिस सूरत में भी है, अहमदाबाद में भी है। हम दोनों जगह ये काम प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को अलग अलग सिटी के फैब्रिक दिलवाते हैं। सर बिल्कुल, आपने बताया कि सूरत में भी आप ऑफिस कर चुके हैं, तो आप जो फैब्रिक्स के अंदर सूरत का जो सफ़र मानते हैं, जो सूरत के अंदर, क्योंकि इतने कैरियर में पहले हो सकता है कि आप अहमदाबाद में बैठे हो तो सूरत से कपड़ा मंगवाते हो, आज सूरत में आपने ऑफिस भी कर ली, तो आपके सामने तो ये समझ लीजिए सूरत का जो फैब्रिक्स मार्केट है पूरा डेवलप हुआ है। यस। उसको आप क्या नज़र से देखते हैं सर? पहले सूरत के अंदर जो फैब्रिक्स बनता था उसको लोग बाहर के जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर है वो किस नज़रिए से देखते थे, और आज उनका नज़रिया कितना बदला है? सर मैं पहले की बात करूं तो पहले कुछ फैब्रिक ही चलते थे, चंद फैब्रिक में पूरी दुकानदारी चल जाती थी। पहले के बंदे को ये भी पता था ग्राहकी कब शुरू होने वाली है, कब मेरा पीक टाइम रहेगा, कब मुझे एग्जिट होना है, कब मुझे स्टॉक करना है। अभी का जो मार्केट है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी के मार्केट में कौन सी चीज़ कब कितनी चलेगी वो आप डिसाइड नहीं करते हो, क्योंकि अभी युग बदल गया है। अभी युग आ गया है डिजिटलाइज। पहले व्हाट्सअप नहीं था, आप कुछ डिज़ाइन आप लॉन्च करते थे, सालों साल वही की वही डिज़ाइन चलती थी। सूरत ने इतने नए नए फैब्रिक के इनोवेशन दिए हैं, नई नई मशीनरी एडॉप्ट की है। मैं सूरत में देखता हूँ नया जल्दी आता है, उसके लिए लोग तैयार रहते हैं। तो इसीलिए मेरी सबसे पहली पसंद जो ऑफिस की थी वो सूरत इसीलिए थी कि सूरत एक इतना बड़ा हब है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी शहर का मैन्युफैक्चरर होगा, अगर उसे फैब्रिक चाहिए तो उसे सूरत आना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल, आपने जो बात बताई वो हमेशा हर एक के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं। क्या मानते हैं सर सूरत के जो व्यापारी है उनको क्या मानते हैं आप? आपकी नज़र में सूरत के व्यापारी से जैसे डील करते हैं, आप फैब्रिक्स का कोई सैंपल बेचते हैं या यहाँ से व्यापारी आपको बेचते हैं, तो आपकी नज़र में दूसरी जो टेक्सटाइल की मंडी से आप सूरत को कंपैरिजन कैसे करते हैं? सर सूरत का मार्केट रिस्क लेने में बहुत आगे है, नयापन लाने में बहुत आगे है। यहाँ के व्यापारी को हमने देखा हुआ है कि आज अगर कोई XYZ कपड़ा चल रहा है, परसों उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है, तो हम 10 दिन के बाद जब सूरत जाएंगे तो उसकी दुकान में वो कपड़ा नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। वो ट्रेंड के साथ इतना जल्दी बदलते हैं जिससे वो बाकी सब मार्केट को कवर कर पाते। आज मैं बोलूँ जब तक मेरे पास ये है तब तक मैं नया नहीं करूँगा तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। और बाकी अदर्स मंडीज में हैंड्स बहुत कम रहते हैं, चीज़ें बनाने की लिमिटेशन है। सूरत इज़ लिमिटलेस। यहाँ का जो पानी है ना, पानी में ही रिस्क है। आपको बड़ा खेलना है ना तो आपको यहाँ पे बहुत खिलाड़ी मिल जाएंगे। जनरल मेरा जब सूरत विजिट होता है तब मेरी नज़र रहती है ना, तो यहाँ पे हर एक स्टेट के, हर एक सिटी के, हर एक कंट्री के लोग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़े का एक ऐसा हब बन चुका है सूरत, जिसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सबसे पहला इनोवेशन सूरत में होता है, नया कपड़ा सूरत में आता है, मशीनरी सूरत में आती है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने ये भी देखा है कि धीरे धीरे शर्टिंग की भी इंडस्ट्री शिफ्ट होती जा रही है। जो पहले अहमदाबाद में थी, आज सूरत के अंदर भी उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। सर बिल्कुल, आपने जो बात कही उसका ही मेरा सवाल आने वाला था कि सूरत के अंदर फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो गई है। उसके बाद में आप सूरत के अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि आप अहमदाबाद जैसी बड़ी मंडी में एक बड़ी एजेंसी के रूप में प्रख्यात हो, तो आपको सब मालूम है, क्योंकि वहाँ के व्यापारी आपको मन की बात बताते हैं, यहाँ के सप्लायर मन की बात बताते हैं, और यहाँ के नए गारमेंट मैन्युफैक्चरर भी आपसे कांटेक्ट करते होंगे कहीं न कहीं, बराबर ना? तो क्या देखते हैं सर सूरत के अंदर जो अभी पनप रहा है गारमेंट इंडस्ट्रीज, स्टिचिंग इंडस्ट्री, जो रेडीमेड की कंपनी, वो कैसा है? सर एक उभरता सितारा है, और रेडीमेड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक टाइम पे जयपुर था, मुंबई, अहमदाबाद, ये नाम हम सुनते थे, अभी उसमें सूरत भी ऐड हुआ है। और जब सूरत किसी चीज़ में ऐड होता है ना, तो उसकी जो गति है वो
अगर प्लेन ऐसे उड़ता है ना तो उसकी गति अलग होती है, रॉकेट की गति सीधी होती है। बहुत बढ़िया। तो ये रॉकेट की गति से ऊपर स्पीड से बढ़ेगा। और जिस तरह से अच्छी अच्छी ब्रांड्स कन्वर्ट हो रही हैं साथ ही साथ, मतलब आप सोच सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो गारमेंट है और वो सूरत ही उसको डिजर्व कर सकता है। यानी आपको अभी से वो दिखने लग गया कि सूरत जिस चीज़ पे कूद पड़ा है उसने हमेशा मार्केट को कैप्चर बहुत अच्छे तरीके से किया। तो इसके साथ में सर, आज आप इतने अनुभवी हो, फैब्रिक्स के अंदर हो, गारमेंटिंग के अंदर हो, तो सूरत के जो भी गारमेंट के व्यापारी है जो अभी नए घुस रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेगी? गिरीश भाई की क्या टिप्स रहेगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेस हो जाए? सर मैंने हर एक सप्लायर, हर एक कस्टमर में जब हम विजिट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेरा रहता है, परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करो। जो गीता जी का सार है, परिवर्तन संसार का नियम है, उस परिवर्तन को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना तो आप ग्रोथ करेंगे। पर ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग अपने गले के नीचे के हिस्से पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कैसे, हमें समझा नहीं। जैसे कि आप देखिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, घड़ी अच्छी पहन ली, रिंग्स पहन ली, ब्रेसलेट पहन लिया, अच्छी बेल्ट पहन ली, शू अच्छे पहन लिए कंपनी के, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, वो सब गले के नीचे के हिस्से में होता है। गले के ऊपर कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? वाह, बहुत बड़ी बात बता दी आपने, बहुत शानदार सर। आज आप सोचिए कि कौन लिखता है। आज मैंने देखा है बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सीएफओ अपने गोल में लिखते हैं कि इस साल ये चीज़ मैं ऐड करूंगा, ये स्किल बढ़ाऊंगा, ये सीखूंगा। पर हमारे जो एमएसएमई बिजनेसमैन है, बिजनेस भाई है, वो क्या स्किल बढ़ा रहे हैं? बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस पर काम करते हैं। जबकि इस चीज़ पर जब हम काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि कुछ नया करना है, कुछ हासिल करना है। तो इन्वेस्टमेंट मायने रखता है कि आप इस साल नया क्या सीखें। सर बहुत बड़ी बात बता दी आपने कि इस साल नया क्या सीखा। और हमेशा गले के ऊपर भी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका एक रेशियो होना चाहिए। नीचे करें उसके अंदर आपत्ति नहीं है, लेकिन ऊपर का भी एक रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए। आपको भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, लर्निंग हमेशा चालू रखनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत सही बात बताई। और मैं गिरीश भाई आपकी बात को समर्थन देता हूँ कि मैंने सूरत के अंदर भी जितने बड़े इंडस्ट्रियल को देखा ना सर, वो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तभी जाके वो बड़े हुए। 100% लर्निंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। लर्निंग कभी स्टॉप, हम सोचते हैं पढ़ाई हो गई, मेरी लर्निंग हो गई। सर नहीं, रोज सुबह आप उठिए, आपको मेहनत तो करनी है, पर आपको अभी स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। पहले आप ऑर्डर लेते थे, मैं आपको एग्जांपल दूं, 10 साल पहले आपको सुबह 4 बजे की ट्रेन होती थी, तब आपको ऑटो वाले को या कैब वाले को बोलना होता था, तो आप कैसे उसको बुक करते? और हालत ख़राब हो जाती थी सर, हालत ख़राब हो जाती। रात को जाके बोल के आते, या उसको सुबह आप कॉल करते, सुबह 4 बजे की है, तू 3:30 बजे आ जाना। अभी तो कैब हो जाती है सर, तुरंत कभी भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। 10 साल पहले इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के बोर्ड आपने कितने पढ़े? बहुत सारे पढ़ते थे। हो सर। अभी है ही नहीं, लोग अपने आप सीख लिए। सर मार्केट स्विच हो रहा है। अगर आप वो स्विच नहीं पकड़ेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी पीछे जा रहे हैं। सर बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने देखी है, मैंने बुक रीडिंग में कहीं देखा है, कोटाक कंपनी रोल बनाती थी, आज कहाँ है? आज आप 1000 लोगों का ग्रुप बैठा हो, पूछ लो नोकिया का फ़ोन किसके पास? बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। कहाँ गई? HMT घड़ियाल की कंपनी, सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी, आज नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको भांपा नहीं है, उन्होंने अपने एक्शन नहीं बदले, तो आज वो वहीं। तो कहीं ना कहीं MSME छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको चेंज लाने की ज़रूरत है। जो वो एक्शन नहीं ले रहे, देखो क्या करना है वो सबको पता होता है, करने के लिए चाहिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये दो ऐसे वर्ड हैं, अगर आपने अपनी लाइफ उस पर बिता दी ना, आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखें। सर बिल्कुल गिरीश भाई, आप इतने अनुभवी हैं
और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, जिसे आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। तो आज जैसे सूरत के अंदर है या इंडिया के अंदर है, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए बंदे हैं, भले वो फैब्रिक्स बना रहे हैं या गारमेंटिंग बना रहे हैं, उनको अपने सेल ग्रोथ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से उनका सेल दिनों दिन बढ़ता जाए? सर, सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए ये मैं मानता हूँ, पर सेल्स बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी है, मैं समझ सकता हूँ। पर आज की जनरेशन में आप मार्केट में देखेंगे ना, तो एक वो चीज़ आपको दिखेगी, मिसमैनेजमेंट। आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है पर पीछे की चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट जा रहा है। हमने काफ़ी ऐसी कंपनियां देखी है जिन लोगों का सेल 10 करोड़ है, पर स्टॉक कितना होना चाहिए, आपके पास जगह कितनी होनी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, उसकी कोई, सब सेल पे लगे हुए हैं। सिर्फ आप सेल पे फोकस करेंगे ना सर, तो आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। आपका बिजनेस करने का मोटो क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले वो जो छोटे छोटे लीकेज है ना, उनको आपको पैक करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आप स्केल बढ़ाओ। आप अभी किस मार्केट में काम कर रहे हो, वहाँ का आपको नॉलेज होना चाहिए, वहाँ क्या चल रहा है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग एग्जीबिशन में विजिट करिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, कॉम्पिटिटर से मिलिए, तब जाके आपको उस चीज़ का नॉलेज आएगा तो आपको कैसे तैयारी करनी। और सबसे महत्व की बात है टीम बिल्ड। अगर आपकी टीम मजबूत है तो आपकी जीत पक्की है। आप ऐसा एक भी बंदा बता दीजिए, एक ऐसी ब्रांड भी बता दीजिए जिसमें टीम अच्छी नहीं है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम तो टीम ही करती है सर। आप सिस्टम बना सकते हैं, काम टीम करती है। और मेरी आप ऑफिस पे आएंगे ना, ऑफिस पे एक कोट लिखा हुआ है, अगर आपको फास्ट कहीं जाना है तो अकेले जाइए, आप पहुंच जाएंगे। पर दूर तक जाना है ना, तो एक टीम चाहिए। आज इंडिया वर्ल्ड कप जीती, 15 ही चेहरे सबको नज़र आ रहे हैं। आप टीवी में देखें, सब जगह देखें तो 15 चेहरे आपको दिखेंगे। सर, 150 लोगों की टीम काम करती है, तब जाके ये वर्ल्ड कप घर आता है। 150 लोगों की टीम लगी रहती है, उनको प्रैक्टिस में, उसमें हर किसी का रोल है। आज एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको आपकी अकाउंट टीम होती है, सेल्स टीम होती है, मैन्युफैक्चरिंग टीम होती है, ऑफिस मैनेजमेंट की टीम होती है। आपके कस्टमर को हैप्पी करने के लिए जो आप मासी एक रहती है, जो वो चाय पानी नाश्ता सब पूछती है, उसका भी एक महत्व का रोल है। तो सबसे पहले आप, वो टीम आपकी होगी ना, तो आप बड़ा सोच पाए। बिल्कुल सही बात बताई आपने। पूरी सब कुछ चीज़ों को आपने बहुत सही से एक मिश्रण करके आपने बता दिया कि कौन कौन से फॉर्मूले होने चाहिए। रियल में एक बहुत अच्छी हमारे लिए रीस हो गई और व्यापारियों के लिए सीखने के लिए बातें हो गई जो आपने एक साथ में समावेश कर दिया। सर, एक और पॉइंट से मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। आपने जैसे बताया एग्जीबिशन, और हम जो ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे साथ में टेक्सटाइल उत्सव भी सहयोगी है। टेक्सटाइल उत्सव का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन अभी नेक्स्ट समय में आ रहा है जून के अंदर, बराबर ना? क्या सोचते हैं सर टेक्सटाइल उत्सव के बारे में और उनके एग्जीबिशन के बारे में? सर, इससे पहले मैं बताऊं एग्जीबिशन क्या है। एग्जीबिशन आज की तारीख के परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जीबिशन में जाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे जितने लोग मिलते हैं, जितनी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ जाता है। आज आप सोचिए, एक प्लेटफॉर्म पे आपको 100 लोग, 125 स्टॉल आप विजिट कर सकते हैं। आप अकेले सूरत आएंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। तो एग्जीबिशन इसीलिए ज़रूरी है, अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिलाने का कार्यक्रम एग्जीबिशन। और टेक्सटाइल उत्सव की बात करूं तो सर, मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज़ लक? लक क्या है? अच्छा। सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के साथ होना, ये लक है। सही जगह, सही लोग, सही समय। अभी हम उसको टेक्सटाइल उत्सव के इस एग्जीबिशन के साथ कनेक्ट करते हैं।
सही समय को पकड़ते हैं, पहले टाइम परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम सीजन की तैयारी करनी होती है, पीछे 4 महीना बहुत अच्छे से रहता है, तो तैयारी सही जगह। सूरत फैब्रिक का हब है, मतलब जगह फाइनल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, सही लोगों के बीच में होना। आज आप सोचिए, इंडस्ट्री के 125 सप्लायर जो टॉप मोस्ट हैं, जो नया क्रिएशन लाते हैं, हर मंडी की टॉप एजेंसी और उनके बायर्स जिस जगह पे हों, उस जगह को आप क्या मानेंगे? सही जगह, सही समय हो गया, सही जगह हो गई, सही लोग हो गए, मतलब टेक्सटाइल उत्सव इज इक्वल टू लक। अगर जो लोग 1, 2, 3 तारीख में टेक्सटाइल उत्सव में हैं वो लकी है, जो नहीं है वो तैयारी करेंगे। और टेक्सटाइल उत्सव की जब डेट अनाउंस होती है ना, इसके बाद पूरी साइकिल काम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि लोग अपनी वेकेशन भी उसके हिसाब से प्लान करते हैं। नील है, डिजिटल मास्टर है, नए क्रिएशन करने वाले लोग हैं, अलग अलग इनोवेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा उत्सव होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना बड़ा उत्सव होता है जिसके अंदर इतने सारे सप्लायर रहेंगे, नई चीज़ें डेवलप होती हैं, और एक यही बूस्ट मिलता है, एक बोलते हैं ना अच्छी शुरुआत। तो ये वो अच्छी शुरुआत होती है सीजन की, जो सबके अंदर एक पावर भरती है और हम काम कर सकते हैं। आज मई जून तैयारी का पीरियड, हर किसी ने अच्छी तैयारी की, और जितनी आपने सुना होगा कि जितना आप पसीना प्रैक्टिस में बहाएंगे ना, उतना खून आपका जंग में कम बहेगा। जितनी प्रैक्टिस, जितनी मेहनत हम मई जून में करेंगे ना, सीजन में उतनी मेहनत हमको कम करनी पड़ती। तो ये टेक्सटाइल उत्सव आता है तो लोग नए इनोवेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, हर कोई लग जाता है। उसी में से 4 चीज़ें कुछ नई आ जाती हैं, चलने लगती हैं, और लोगों का व्यापार चल जाता है। तो दिवाली तक की जो सीजन है, उसमें सबसे बड़ा बूस्ट देने का काम टेक्सटाइल उत्सव करता है। सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है टेक्सटाइल उत्सव के बारे में, और हम भी इसके साक्षी है। जब से इनका पहला सीजन हुआ था ना गिरीश भाई, मैं खुद साक्षी हूँ, एक छोटे प्रारूप में हुआ था, और आज जब इस बृहद स्तर पे देखते हैं तो रियल में बहुत खुशी होती है। और हम तो सुनते हैं फैब्रिक सप्लायर के मुंह से कि उन्होंने सूरत की फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज को एक नया रूप दिया है, एक नया मुकाम पहुंचाया है। सर आप कब से जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल उत्सव से? सर जैसे आपने बताया, टेक्सटाइल उत्सव की जब से शुरुआत हुई है तब से हम जुड़े हुए हैं, और हम दोनों फ्रेंड्स एजेंसी और टेक्सटाइल उत्सव साथ साथ बढ़े हुए हैं। साथ साथ बढ़े हुए मतलब जो ग्रोथ का हमारा पीरियड है ना, वो दोनों का साथ में रहा। जैसे आपने बोला, एक छोटा सा बीज जब वट वृक्ष बनते देखते हैं तो वो उसकी खुशी अलग रहती है। यहाँ पे 2 बीज एक साथ बड़े होते हुए एक दूसरे को देखा है ना, अरे वाह। ये चीज़ है। और प्रेम की बात करूँ तो आज हसमुख भाई हो, नीलेश भाई हो, या हम 3 पार्टनर हो, गिरीश, नितेश, राकेश, एक ही है। अरे वाह। हमारी ऑफिस की ओपनिंग थी तो ये लोग आके खड़े रहे थे, और यहाँ पे हमारी ऑफिस की ओपनिंग हुई टेक्सटाइल उत्सव की ऑफिस की, तब हम खड़े थे, क्योंकि बहुत वो बड़ी ऑफिस बात है। हमारा है। तो ये नेचर है ना जो सर, नेचर बहुत बड़ा काम करता है। हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है देना। किसी को देंगे ना, वो जो खुशी है ना, वो आपको बहुत हैप्पीनेस देगी, जो पैसा नहीं देता है। यहाँ पे हम दोनों का जो नेचर है वो देने वाला ही है, क्योंकि हमने देखा है कि टेक्सटाइल उत्सव में एग्जीबिशन था, कोई ऐसा त्यौहार आ रहा था जिसके अंदर फास्ट लोग ज़्यादा रखते हैं। इन्होंने, उनका ध्यान नहीं था तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। दूसरे दिन स्पेशली काउंटर लग गया। क्यों? क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 दिन ये सोते नहीं हैं। रीज़न, यहाँ पे जो बंदा स्टॉल लगा रहा है उसकी टेबल तक अच्छे कस्टमर बिठाने हैं, उसका काम होना चाहिए, उसका फोकस काम पे होना चाहिए, बाकी सब हम करेंगे। तो पूरी व्यवस्था में जो ये लगे रहते हैं सर, ये उनका जो एक भाव है ना, वो इंस्पायर करता है। आपने तो पूरा सफर देखा है सर टेक्सटाइल उत्सव का, पहले के सीजन और अभी जो आने वाला सीजन या लास्ट सीजन हुआ है, कहाँ देखते हैं सर इस सफर को? सर पहले जो टेक्सटाइल उत्सव की शुरुआत हुई थी
तब ऐसे था, स्ट्रगलिंग पीरियड होता है हर एक कंपनी का शुरू का। लोगों को मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं, बताएंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे? जब तक आपका और सामने पहली सीजन के पार्टिसिपेट आज के पार्टिसिपेट सेम है, ये वो दिखाता है ट्रस्ट। आज फ्रेंड्स एजेंसी की बात करूं तो उसके अंदर उसकी कोर वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी हमको हमारे बड़ों ने पहले ही सिखाई हुई है, ऐसे नहीं है कि अभी की आई हुई है। हम पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कस्टमर और सप्लायर में, जिससे कस्टमर और सप्लायर सोचता है कि फ्रेंड्स एजेंसी आगे बढ़नी चाहिए। आज फ्रेंड्स एजेंसी जिस मुकाम पर है, मैं थैंकफुल हूँ सभी सप्लायर्स का और सभी मेरे कस्टमर्स का, जिनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है फ्रेंड्स एजेंसी के लिए कि यार ये लोग आगे बढ़ने चाहिए। वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से। बहुत बड़ी बात बता दी सर। फ्रेंड्स एजेंसी, जैसा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी के रूप में, और पिछले 2 साल से तो आपने सूरत में भी अपना झंडा फहराया हुआ है, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स एजेंसी के गिरीश भाई की नज़र में एक अच्छे सप्लायर में कौन कौन सी गुण होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करे? तो सप्लायर की बात करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लायर और एजेंसी दोनों अगर पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं ना, वो बिजनेस ग्रो होता है। काफ़ी सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिन लोगों ने काफ़ी सारी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी सप्लायर ऐसे होते हैं जो नयापन नहीं लाते। तो सप्लायर को हमेशा नयापन लाने और कस्टमर के साथ, एक अच्छा कस्टमर है उसके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करना है। वो कस्टमर आपको बताएगा आगे आपको क्या बनाना है। वो कस्टमर आपको सपोर्ट करता है व्हाट नेक्स्ट। तब जाके आप मेहनत करते हैं और उसके साथ देखो, नए कस्टमर हम कितने ढूंढने जाएंगे? अगर आपके पास पुराने कस्टमर हैं, उन्हीं को आप सर्विस बढ़ा के, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करके अगर आप उनमें से ही अपना बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो नए की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल सही बात है। उन्हीं को अगर आप संभाल के रखेंगे तो शायद नई लिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर करेंगे तो आप अपनी कंडीशन से कर पाएंगे। 100। हाँ सर, ये सेम सवाल मेरा बाहर के जितने भी बायर्स, जैसे आपके पास तो काफ़ी सारे बायर्स हैं और ख़रीदी करने आते हैं, तो उनको भी खरीदी करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे सप्लायर्स, एजेंट और बायर्स सबका रिलेशन मेंटेन रहे? सर, समय बहुत अहम चीज़ है। आपको कब परचेसिंग करनी है और कब उसको स्टॉप करना है, क्योंकि परचेसिंग करने का जब समय होता है ना, तब बाज़ार में माहौल ठंडा रहता है। कितनी करूं, कैसे करूं, उसका प्लानिंग। और पीक सीजन होती है तभी स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि पीछे स्लो आने वाला है। अगर कस्टमर को ये दोनों चीज़ों को मैनेज करना आ गया ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी नया कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लॉसेस है, माल बन गया पर सीजन चली गई, बाद में आया नहीं बिका, वो लॉस है। 45 दिन के बाद माल आपको नुकसान देना शुरू कर देता है अगर आपने बेचा नहीं है तो। कब कौन सी चीज़ बनानी है, कहाँ सेल करनी है, और सबसे अहम बात, आपको मार्केट में विजिट करने जाना पड़ेगा। आप अपनी गद्दी पर बैठकर अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, ये वो समय नहीं है। सर, एक ये लर्निंग का पार्ट है कि आपको मंथली कस्टमर विजिट, कस्टमर फीडबैक, मार्केट विजिट, तो आप उनके बदलाव को समझ सकेंगे, उनको महसूस कर सकेंगे और आपको क्या चेंज लाना है वो ला सकेंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। एक बायर्स को, एक सप्लायर्स को और एक एजेंट को किस तरीके से अपना सामंजस्य, समन्वय बना के बिजनेस करना चाहिए जिसके हमेशा विन विन सिचुएशन रहे। सर, एक और सवाल मेरे जहन में कब से ही आ रहा है, जैसे आप अहमदाबाद से हो, अपन अभी सूरत बैठे हैं, क्या सर फर्क देख रहे हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को? दोनों ही जगह पे टेक्सटाइल का बड़ा व्यापार होता है, तो जो मॉडल है, सूरत का मॉडल है और अहमदाबाद का मॉडल है, दोनों के अंदर आप क्या बड़ा फ़र्क देखते हैं? सर, सूरत
मैंने पहले भी बताया कि सूरत रिस्क लेने में बहुत आगे है, नया करने में बहुत आगे है। अहमदाबाद के अंदर मशीनरी, नई चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं। इसके बिहाफ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है, वेट एंड वॉच रहता है कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा। वो पूरा रिसर्च करने के बाद एंटर होते हैं, और सूरत पहले एंटर होता है, इसके बाद सोचता है करना क्या है। बहुत बड़ी बात है। तो सूरत के अंदर वो देखो, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो आप कमाएंगे भी ऐसे, पर आपके पास ऑप्शन है। अहमदाबाद के पास ऑप्शन नहीं, सूरत के पास ऑप्शन है। अहमदाबाद नहीं ले रहा है तो मुंबई ले लेगा, नागपुर ले लेगा, इंदौर ले लेगा, जयपुर ले लेगा। पर अहमदाबाद वाला फिक्स एक अपने दायरे में खेलता है, तो इसके लिए वहाँ का जो ग्राउंड छोटा है, यहाँ पे ग्राउंड बड़ा है, तो यहाँ पे प्लेयर भी बड़े हैं। सर, रिस्क की बात मैंने की कि रिस्क, सूरत रिस्क लेता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन करते हैं तो आपको मशीनरी लानी पड़ेगी, और सूरत के अंदर तो मशीनरी ऐसे बिक रही है जैसे रोज अपन आलू भिंडी सब्जी ला रहे हो ना, बिल्कुल। ऐसे तो अपन मशीनरी लाते हैं। आज बीट्स चल गया, लगा दो बीट्स की मशीन। एयरजेट चल रहा है, एयरजेट की लाइन लगा दो। तो जिस तरह इनोवेशन हो रहा है, तो मार्केट भी ग्रो वैसे ही करेगा। आज अहमदाबाद के अंदर एयरजेट नहीं है, आज अहमदाबाद के अंदर बीट्स की गिनी चुनी मशीनें होंगी, पर अहमदाबाद वाले को अगर काम करना है तो सूरत आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मशीनरी पूरी यहाँ है। तो जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे व्यापार होता है। आज जयपुर हब क्यों था कुर्ती का? वहाँ पे इंडस्ट्री थी, जहाँ 10, 15, 25 लोग एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं, एक संगठन होता है, वहाँ पे कस्टमर आता है। तो जिस तरह उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ा किया है, तो वहाँ का नाम हुआ। उसी तरह आज सूरत है, तो सूरत में आज पूछ लो 100 मशीन का खाता भी मिलेगा आपको, 200 का भी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा। स्टिचिंग यूनिट पे आप 200-200, 500-500 मशीनें रखकर काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इसके साथ एक और कनेक्टेड सवाल है, जो मैन एथनिक वियर का भी अभी मार्केट बहुत ज़बरदस्त से ग्रो कर रहा है, उसमें सर सूरत की टेक्सटाइल को आप कहाँ देख रहे हैं? सर, सूरत के अंदर वर्क की जो मशीनरी है वो उस लेवल की है, जिसको रोज नया देना है ना, वो दे सकता है। और मेंस एथेनिक्स वेयर में नया चाहिए तो सूरत आना ही पड़ेगा। तो आज नागपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसी मंडियों में मेंस वेयर ज़्यादा बनता है, पर कपड़ा तो सूरत से ही जा रहा है। आज आप कहीं भी देख लो, कपड़ा सूरत का ही जाता होगा। पर्दे में देख लो तो भी सूरत, शर्टिंग में देख लो तो भी सूरत, निटिंग देखो, अभी तो निटिंग की मशीनें भी यहाँ पे अभी बढ़ती जा रही। एयरजेट, पॉलिस्टर, कॉटन आपके पास इंक नहीं थी, कॉटन आपने इतनी अच्छी इंक डेवलप कर ली, तो कॉटन भी डेवलप यहाँ पे हो रहा है। तो सूरत एक ऐसा मंडी है जहाँ बैठ के आप सेंट्रलाइज बिजनेस कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये मेन हब है। सर, एक और बात मेरे को टेक्सटाइल उत्सव के नीलेश भाई ने बताई कि गिरीश भाई की ऑफिस में सुरेंद्र जी आप जाएंगे तो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। ये सब कॉर्पोरेट सोच, ये सर कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? सर, सोच की बात की आपने। मैं मेरी लाइफ बताऊं ना, तो मेरा कोई इतना खर्चा नहीं था। तो पहले तो माइंड में ऐसे होता था, तो पैसे कमाने हैं तो क्यों कमाने हैं। एक बिजनेसमैन के माइंड में होता है ना, पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, इसीलिए कमा। पर मेरे पास ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। मेरा वाई क्लियर हुआ मेरे बिजनेस का कि मुझे क्यों करना है। तो मैंने आपको जो पहले बताया, मुझे 100 ऐसे ग्रोथ पार्टनर की टीम बनानी है जो अपने दम पर कैपेबल होकर वो अपना घर चला सके, वो अपने परिवार को एक नया मुकाम पर लेके जा सके। तो वहाँ पे मुझे वो सोच मिली। काफ़ी सारी लर्निंग मैंने वहाँ से सीखी है और मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट की है, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कॉरपोरेट स्टाइल की ऑफिस एक विज़न था कि चाहिए तो अच्छी ही चाहिए, नया ही करना है और अच्छा करना है। मैं आपको बताऊं, मेरी पहली ऑफिस थी 300 स्क्वायर फीट की, बिल्कुल। और आज मेरी जो ऑफिस है वो 2400 स्क्वायर फीट। वेरी नाइस सर। सूरत ऑफिस किया, मुझे आज भी याद है, बड़ौदा में एक जगह हम बैठे थे और मुझसे डिक्लेरेशन लिया गया था कि आपको सूरत ऑफिस करनी है, डेट डिक्लेयर करो। और मैंने डेट डिक्लेयर की थी। कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं था।
पर हो गया और आज सक्सेसफुली मैं अपनी सूरत ऑफिस को रन कर रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी जर्नी जानकर, आपकी जो स्ट्रगल है, आपने जो मेहनत की है और जो सफलता पाई है, बहुत अच्छा लग रहा है गिरीश भाई इसके साथ। गिरीश भाई, इस सफलता के साथ में कभी कभी मैं देखता हूँ कि टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी सारे लोग आना भी चाहते हैं, इन्वेस्टर भी आना चाहते हैं और कुछ लोग बैठे भी हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी यार टेक्सटाइल मार्केट में वो दम नहीं रहा, और कोई इंडस्ट्री ढूंढते हैं वगैरह ढूंढते हैं। आपके साथ तो सर बायर्स भी जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ा एक टेक्सटाइल का ग्रुप है। सर क्या मानते हैं सफलता और असफलता को? सर सफलता और असफलता में एक ही चीज़ होती है, मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं ना, आज इसी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा नया बंदा आके काम करके जाता है, सेल बढ़ा के जाता है, प्रॉफिट भी करके जाता है और पुराना नहीं कर सकता। क्यों? उसका रीज़न यही आता है, आप जिस व्यक्ति में जो चीज़ देखना चाहेंगे ना, आपको वही दिखेगी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक गुरुकुल में लास्ट दिन होता है, बच्चे सब छूटते हैं, तो एक शिष्य जाता है गुरु से मिलने, प्रणाम करने आखिर में। गुरुजी खुश बैठे होते हैं, गुरुजी उसे गिफ्ट देते हैं, तो बोलते हैं कि ये तेरे लिए। उसने खोला तो आईना, बोले ये सिर्फ आईना नहीं है, इस आईने में तू जिसका चेहरा देखेगा उसकी अंदर की चीज़ें तुझे दिखेगी। तो भाई साहब खुश हो गए, बोले वाह गुरुजी ने तो बहुत बेहतरीन चीज़ दे दी है। मन में आया चल पहले गुरुजी को ही देख लेता हूँ। अच्छा। और जैसे ही गुरुजी को देखता है, गुरुजी के अंदर क्रोध। मुझे जिसने सिखाया, इतने लोगों को सिखाया, वो अपना ही क्रोध नहीं दूर कर पाए। और बोले मैं बोल तो सकता नहीं, उन्होंने ही मेरे को दी है। उठ के बाहर जाता है, आगे जाता है, उसके कोई रिलेटिव दिखते हैं, बोले इनको देखता हूँ। जैसे ही उनको आईना दिखाता है, उसके अंदर अहंकार, लालच। बोले यार कैसी दुनिया है। इसके बाद आते उनके पिताजी आते हुए दिखते हैं, बोले ये अच्छा। तो सबके आदर्श है, हाँ। गांव वाले इनको आदर्श मानते हैं, हम्म। मेरे पिताजी में मुझे अच्छी चीज़ें दिखेगी। जैसे ही पापा के वहाँ लेके जाते हैं, उनके अंदर भी वही चीज़, लालच, डिसएम्पावर हो गया। बोले मेरी माँ बेस्ट, मैं उनको दिखाऊंगा। हाँ। जैसे ही माँ के आगे जाता है, दिखता है, उसके अंदर भी अहंकार, लालच। बोले यार क्या चीज़ दे दी है, चलो गुरुजी के पास। वापस जाता है, गुरुजी क्या दे दिया आपने, ये तो सब मेरे को अवगुणी दिख रहे हैं सबके। तो गुरुजी ने उससे एक ही चीज़ बोली, बोली मैंने जब तेरे को ये चीज़ दी, मैंने बोला उसके अंदर की सब चीज़ें देखेगी, पर तू तो सबके अवगुणी देख रहा है। ये आईना तेरे साइड तूने किया, मैंने इसीलिए दिया था कि तू तेरे अवगुण देख, उस पर काम कर और अपने जीवन को तू ऊपर ले जा। तेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, तू देख सकता है, अंदर जा सकता है और उस पर काम कर सकता है, पर लोगों के या तुझे अवगुण देखने। तो कपड़े मार्केट में भी सेम चीज़ है। सब आज काम नहीं है, आज वॉर चल रहा है, आज कोविड आ गया, कल वो आ गया, ये सब रीजन है। आपका काम है मेहनत करना। हमारे एजेंसी में सब लोगों को बोला हुआ है, मंदी शब्द बोला ही मत करो। मंदी शब्द होता ही नहीं, बराबर। ठीक। हाँ काम स्लो है, पर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है। ये हाँ। 12 ही महीना सीजन नहीं होती है। आपको ये जो टाइम मिलता है वो प्रिपरेशन के लिए मिलता है। हाँ। तो आप उसमें प्रिपरेशन कीजिए, जिसमें कांटेक्ट बनाना, नई चीज़ें ढूंढना, सप्लायर से मिलने जाना, पेंडिंग काम पूरे करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप उस टाइम में कर सकते हैं। आप सीजन में टाइम ढूंढते हैं ये करने के लिए, आप नहीं कर सकते हैं। पर मंदी में रील लोगों के 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे से स्क्रॉलिंग में ही जा रहे हैं। सर मैं हर महीने बैठता हूँ एक डायरी और पेन लेके, फ़ोन बंद करके, व्हाट नेक्स्ट, मुझे मेरे बिजनेस को, मेरी लाइफ को और कितना आगे लेके जाना है। इससे मुझे दिखता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे टाइम जा रहा है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। तब जाके नए विचार आते हैं, तब जाके कुछ नया करने का क्या करना है सबको पता है सर। गूगल सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, नॉलेज की कमी है ही नहीं, एक्शन की कमी है।
आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बताई सर, ये एक तरीके से व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि नकारात्मक को छोड़ो, यानी नेगेटिविटी को छोड़िए। आप हमेशा दोषारोपण मत कीजिए, जितना हो सके क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे तो 100% सफल हो जाएंगे। और सर आपने तो प्रैक्टिकल भी ये करके बताया। आपने जब 21 साल की उम्र में अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज 34 ईयर में एक टॉप मोस्ट एजेंसी के रूप में फ्रेंड्स एजेंसी काम कर रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप जितनी बातें की है उनको मेंटेन करके चल रहे हैं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस से लेके आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, आपने प्रोग्रेस अलायंस के साथ भी अपनी की जर्नी को जो बताया, सर ये बहुत बड़ी प्रेरणा हम सब व्यापारियों के लिए, टेक्सटाइल से जुड़े हुए बंधुओं के लिए रहेगी। सर एक सवाल मेरे बहुत अभी ध्यान में आ रहा है, जैसे अपन टेक्सटाइल उत्सव और एग्जीबिशन की पार्ट की बात कर रहे थे कि एग्जीबिशन बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है इंडस्ट्रीज के अंदर अपने ग्रो करने के लिए। सर अगर एग्जीबिशन के अंदर एक बार ही पार्ट लेना काफ़ी है या उसको कंटिन्यू भी करना चाहिए? सर आज आप ऐड देखते हैं, उसमें सबसे पुरानी ऐड पकड़ लेते हैं अपन, निरमा। उसने आज तक ऐड बंद की है? नहीं की। लक्स ऐड बंद किया? नहीं। क्यों? लाइव रहना चाहते हैं। आज आप अगर मार्केट में लाइव रहेंगे तो ही आपका नाम है, तो ही आपका काम है। और एग्जीबिशन में सेल्स के लिए नहीं जाते। एग्जीबिशन में कार्ड एक्सचेंज होते हैं, नई एजेंसियां मिलती हैं, नए कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। टेक्सटाइल उत्सव हर साल नए नए काम करता रहता है, नए नए लोगों को, नई नई मंडियों को, एजेंसियों को इनवाइट करता है, जिससे मार्केट का साइज बड़ा होता है। क्या पता जिस एग्जीबिशन में आपने पार्ट नहीं लिया हो, उस एग्जीबिशन में ही दो ऐसे बंदे जो आपके साथ लंबा खेल सकते थे, अच्छा सेल दे सकते थे, वो मिस हो गए हो। तो लाइव रहना जरूरी है। आज आप रिलायंस की ऐड देखते हैं, आज बड़े बड़े एग्जीबिशन देखेंगे ना, आपको अदानी है, रिलायंस है, इनके स्टॉल मिलेंगे। सब छोड़ दो, मैं टेक्सटाइल को कनेक्ट करके बता दूं, लीवा का स्टोर, आदित्य बिरला, बिल्कुल आज वो बना क्या रहा है और मार्केटिंग किस चीज की कर रहा है, बिल्कुल सही है। कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई सोच भी नहीं सकता कि रो का चीज बेचने वाला कुर्ती में टैग दे रहा है। हाँ। आप उसकी सोच देखिए। हाँ। हर एग्जीबिशन के अंदर उसका पेविलियन होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे लाइव रहे। तो आप जिंदा हैं, लाइव हैं, वो बताएंगे कैसे? प्लेटफॉर्म के द्वारा। तब जाके आप एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आज बार बार एग्जीबिशन में रहने से कोई क्लाइंट, कोई एक्सपोर्टर को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये बंदा ट्रस्टेबल, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, इसको हम एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी। मैं फ्रेंड्स एजेंसी की बात करूं ना, काफ़ी कस्टमर्स जिनको विजिट करनी है ना, उनको एक्साइटमेंट रहता है कि इस बार कब है, क्योंकि उनको पता है मुझे नया वहाँ से मिलेगा, नया मुझे यहाँ से मिलेगा और ये मेरी सीजन अब जाएगी। तो एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप अपने सीजन को बूस्ट कर सकते हैं। गिरीश भाई, जैसा कि टेक्सटाइल उत्सव और आपकी जर्नी और दोनों ही साथ साथ में एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही सफल हैं। सर क्या आपका ये सफलता आपके कस्टमरों तक भी पहुंचती है? क्या रिव्यू है सर उनका टेक्सटाइल उत्सव के बारे में? सर टेक्सटाइल उत्सव के बारे में ये रिव्यू रहता है, जैसे कोई सप्लायर है, आज वो पहले अहमदाबाद सीमित काम करता था, आज वो अहमदाबाद से बाहर दिल्ली भी काम कर रहा है, जयपुर भी कर रहा है, मुंबई भी कर रहा है। तो आज जो लोकल डिलीवरियां जाती थी उससे ज़्यादा पार्सल जा रहे हैं उसके। तो एक वो फीडबैक आता है कि यार हमें एक नया सोर्स मिला, एक नया रास्ता मिला जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और एज अ कस्टमर हम जब रिव्यू लेते हैं, ये सीज़न मेरा बेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऐसे नए फैब्रिक मिले हैं जिस पे प्ले करके मैं नई डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स के रिव्यू पॉजिटिव रहते हैं, वो आते हैं, विजिट करते हैं। काफ़ी सारे कस्टमरों को ऐसे होता है वो अपनी ऑफिस से निकल ही नहीं पाते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल उत्सव का एग्जीबिशन होता है तो वो आते हैं। गिरीश भाई, आप भले ही 34 ईयर ओल्ड हो,
लेकिन मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि जितना अनुभव और जितने अच्छे तरीके से आप काम करके आपने सफलता पाई है, तो मैं आपके मुंह से ये भी सुनना चाहूँगा कि किसी भी एजेंसी को सफल होने के लिए, फ्रेंड्स एजेंसी की तरह सफल होने के लिए कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए? सर, हमारी कोर वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले तो एक एजेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। हमारा मिशन स्टेटमेंट है कस्टमर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं की पेशकश करना और उसके ग्रोथ में लंबे समय तक साथ चलकर उसके ग्रोथ में अपना पार्ट होना चाहिए। आज आपका कस्टमर आगे बढ़ेगा ना, तो आप बाय प्रोडक्ट आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब मैं किसी कस्टमर में मिलने जाता हूँ, बात करने जाता हूँ ना, तो मैं सेल्स की बात नहीं करता हूँ। मेरी बात रहती है आपका बिजनेस कहाँ पहुँचा, आपके बिजनेस में क्या चैलेंज आ रहे हैं। जब हम उस पर बात करते हैं ना, तो मेरा बिजनेस बाय प्रोडक्ट आता ही है। उसकी ब्रांड अच्छी चलनी चाहिए, उसका बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए। उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, कल 10 होगा, 10 में से 15 होगा, 15 में से 20 होगा, तो आपकी तो बाय प्रोडक्ट सेल बढ़ेगी। तो मेरा इंटेंशन रहता है कि उसका ग्रोथ कैसे हो, वहाँ पे खड़े रहकर सोचना। तब कोई गलत चीज़ भी कस्टमर पसंद कर लेता है ना, तो हम रोक लेते हैं कि ये बाज़ार में अभी कॉमन हो गया है, आप इसको कम क्वांटिटी में डालिए या नहीं डालिए। तो ये चीज़ बहुत अहम रखती है। आप अपनी सेल के लिए भाग रहे हैं या कस्टमर के फ़ायदे के लिए। आप फ़ायदे के लिए भागेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सर, बहुत सही बात आपने बताई है कि हमेशा एक साथ साथ में आगे बढ़ो। और जो आपने बात बताई कि जब आगे बढ़ना है तो अकेले बहुत लंबा नहीं दौड़ पाते, लेकिन टीम रहती है तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। आज के सर पॉडकास्ट में बहुत सारी अच्छी बातें हमको सीखने को मिली, काफ़ी सारी ऐसी बारीकियों के बारे में जानने में को मिला, जिसकी वजह से एक व्यापारी, एक एजेंट, एक बायर्स, एक सप्लायर्स यानी किस तरीके से सफल हो सकते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग के फंडे अपनाकर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके, यानी अपने 360 डिग्री के ऊपर अपन ने आज ये पॉडकास्ट किया। सर, आप हमारे आमंत्रण पर हमारे स्टूडियो पे पधारे और हमारे साथ टाइम दिया, नॉलेज शेयर किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग और टेक्सटाइल उत्सव का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, जिससे मैं आज लोगों तक जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो मैंने पहुँचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।